आज हम नए टॉपिक पे बात करते हैं। पिछले व्याख्यान में हमने बात की थी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के किन किन भागों में भी वर्गीकृत है, किस प्रकार से उनका विभाजन किया जा सकता है, आंतरिक व्यापार क्या होता है, आंतरिक व्यापार के प्रकार क्या क्या है और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं आंतरिक व्यापार में मुख्य अंतर क्या है। ये टॉपिक हमने कवर किया था पिछले व्याख्यान में। तो इससे आगे बढ़ते हैं, हम कुछ आगे बढ़ते हैं। आगे हम नया टॉपिक देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का आधार, कारण और आवश्यकता। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या होता है हम लोग पढ़ चुके हैं कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आखिर में होता क्या है। अब नया टॉपिक हम देखते हैं कि उसके क्या कारण हैं, आखिर ऐसे कौन से कारण हैं या ऐसी कौन सी आवश्यकताएं हैं जिनके कारण अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किया जाता है। ठीक है, इन कारणों को हम विभिन्न आधारों पर वर्गीकृत कर सकते हैं, जिसमें भौगोलिक आधार, आर्थिक आधार और राजनीतिक एवं सामाजिक आधार। इन आधारों पर हम इसका वर्गीकरण करते हैं या विभाजन करते हैं। भौगोलिक आधार पर यदि हम देखें तो इसको भी फिर आगे विभाजित करते हैं। भौगोलिक आधार में हम क्या क्या लिख सकते हैं। भौगोलिक आधार में देखें, सबसे पहले किसी भी स्थान की भौगोलिक स्थिति, किसी भी देश की भौगोलिक स्थिति, वहाँ की जलवायु, भूमि, भौगोलिक स्थिति का मतलब क्या हुआ, वहाँ का भूगोल कैसा है, स्ट्रक्चर कैसा है, भूमि कैसी है, मिट्टी कैसी है, जलवायु कैसी है, उत्पादन की संभावनाएं क्या है, उनमें ये भौगोलिक स्थिति में कवर होता है, या कौन से एरिया में वो स्थित है। ठीक है ना। तो ये भौगोलिक स्थिति क्या रहती है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को जन्म देती है। मान लीजिए कोई देश बंदरगाह अधिक है उसमें या समुद्री तट पर स्थित है, तो वहां पर क्या होगा कि अन्य देशों से कनेक्टिविटी अच्छी होने के कारण क्या होगा कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वहां पर स्टार्ट हो जाएगा। उस कनेक्टिविटी के कारण यानी कि वो भौगोलिक स्थिति अच्छी है वहां की, वो उसको अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करने के लिए प्रोत्साहित करेगी। तो इस प्रकार से ये किसी भी देश में भौगोलिक स्थिति वहां पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करने के लिए प्रोत्साहित करती है। फिर हम लेते हैं प्राकृतिक संपदा। देखिए, प्राकृतिक संपदा, किसी भी देश की प्राकृतिक संपदा, प्राकृतिक संसाधन उस देश में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रोत्साहन देते हैं। प्राकृतिक संपदा क्या होती है, सबसे पहले यहाँ पर आते हैं। प्राकृतिक संपदा क्या होती है, अब देखिए, किसी देश की भूमि बहुत अच्छी है, मिट्टी बहुत अच्छी है, जलवायु बहुत अच्छी है, ठीक है, जिसको हम बोल सकते हैं वन है अच्छे से, तो वो क्या है, उसकी प्राकृतिक संपदा हो गई। जल बहुत है वहां पर, ये प्राकृतिक संपदा हो गई। जैसे कि आप मान के चलिए कश्मीर में क्या है, आपने देखा वहाँ का जलवायु इस प्रकार का है कि वहाँ पर ड्राई फ्रूट्स बहुत ज्यादा होते हैं, अखरोट, काजू, एप्पल, ठीक है, तो ये चीजें वहाँ ज्यादा होती है। ये क्या है वहाँ की, ये इस देश की क्या कहलाएगी, प्राकृतिक संपदा। तो इस प्रकार से जितने भी हमारी भूमि है, नदियां हैं, जल संसाधन हो गई जिसमें, और जिसको आप बोल सकते हो वन हो गए, खनिज संसाधन हो गए। अगर खनिज उन्नत है देश में तो खनिज पर आधारित उद्योग बढ़ जाएंगे। तो इस प्रकार से ये सारी की प्राकृतिक संपदा कहलाती है। ठीक है, तो अगर प्राकृतिक संपदा, किसी देश के पास प्राकृतिक संसाधन बहुत अधिक मात्रा में उपलब्ध है, तो वहां पर उस प्रकार से वस्तुओं का प्रोडक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा, उत्पादन स्टार्ट हो जाएगा और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि हो जाएगी। भूमि और जलवायु, ये मैंने अभी अभी बता दिया था, किसी देश में भूमि और जलवायु बहुत अच्छी है। जैसे कि मैंने आपको अभी एक एग्जांपल दिया, उदाहरण दिया कश्मीर का। कश्मीर में क्या, एप्पल बहुत ज्यादा होती है, ड्राई फ्रूट्स बहुत ज्यादा होते हैं। तो कश्मीर में सारे कंज्यूम हो नहीं सकते, वो लोग सारा उपभोग नहीं कर सकते, तो वो क्या करते हैं, अन्य देश क्षेत्रों में उसे विक्रय कर देते हैं। तो इस प्रकार से किसी देश में भूमि और जलवायु इस प्रकार की है कि वहां पर कुछ वस्तुओं का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है, उसकी आवश्यकता से ज्यादा, तो फिर उन वस्तुओं का क्या किया जाता है, अन्य देशों को निर्यात करना आवश्यक हो जाता है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से किसी क्षेत्र की भूमि और जलवायु भी क्या करती है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रोत्साहन देती है। इसी प्रकार से भौगोलिक विभिन्नताएं, देखिए भौगोलिक विभिन्नताएं क्या होती है, जलवायु अलग हो सकती है किसी क्षेत्र में। भौगोलिक का मतलब हो गया कि किसी क्षेत्र में बहुत पानी है, किसी देश में बहुत पानी वाला हो सकता है। कोई देश ऐसा है जहाँ पर बहुत पहाड़ हो गए या बहुत मिट्टी है किसी देश में। जैसे कि इसका एक बहुत अच्छा सा सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको बता दूं, अरब कंट्रीज। ठीक है, अरब कंट्रीज की भौगोलिक स्ट्रक्चर ऐसा है कि वहां पर ऑयल तो बहुत मात्रा में है लेकिन पानी की कमी है। ठीक है, तो अब उनके लिए क्या ऑप्शन रह जाता है कि वो अपने ऑयल का निर्यात कर दे और उसके बदले में पानी मंगा ले वो। ठीक है ना, तो ये हो गई वहाँ की भौगोलिक भिन्नताएं।
भौगोलिक भिन्नताएं क्या करती है, एक देश को आयात निर्यात करने के लिए प्रोत्साहित करती है। अरब कंट्रीज इसका बहुत अच्छे से एग्जाम्पल है। उनको किसी भी हालत में ऑयल को बेचना ही पड़ेगा, इतना सारा ऑयल हो रहा है उनके, ठीक है। प्राकृतिक आपदा, प्राकृतिक आपदाएं क्या होती है, बाढ़ आ गई, भूकंप आ गई, ठीक है, ये कोरोना जैसे है, ये भी एक प्राकृतिक आपदा ही है। तो ये प्राकृतिक आपदाएं क्या करती है, किसी भी देश में आयात निर्यात के लिए प्रोत्साहित करती है। यदि किसी देश में किसी प्रकार की कोई आपदा आती है तो उसे अन्य देशों से वस्तुओं का आयात करना ही पड़ेगा। उस समय उसके वहाँ प्रोडक्शन नहीं हो सकता, उत्पादन नहीं हो सकता, उसे आयात पर निर्भर रहना पड़ेगा, ठीक है। तो ये प्राकृतिक आपदा भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रोत्साहित करती है। मानवीय संसाधनों में भिन्नता, मानवीय संसाधनों में भिन्नता से क्या तात्पर्य हुआ, किसी देश में नागरिक बहुत ज़्यादा प्रौद्योगिकी का ज्ञान रखते हैं, तकनीकी ज्ञान रखते हैं, किसी देश के नागरिक कम कार्यकुशल है। तो इस प्रकार से जिस देश में मानवीय संसाधन बहुत अच्छे हैं, कुशल है, तकनीकी ज्ञान रखते हैं, वहाँ पर उन लोगों का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा और वो अपना प्रोडक्शन अन्य देशों को निर्यात कर देंगे। जिस देशों में कम कार्यशील व्यक्ति हैं, मानवीय संसाधन है, उन्हें अन्य देशों से आयात करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से ये सारे भौगोलिक आधार में सम्मिलित किए जाएंगे। उस क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति, प्राकृतिक संपदा, भूमि और जलवायु, भौगोलिक विभिन्नताएं, प्राकृतिक आपदा, मानवीय संसाधन, ये सारे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उत्पन्न करते हैं, या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के मुख्य कारण होते हैं। सेकंड पॉइंट पे आते हैं अपन, अगला है आर्थिक आधार। आर्थिक आधार क्या होता है, इसमें देखिए आप, आर्थिक आधार को यदि हम विश्लेषित करें तो सबसे पहले आते हैं उत्पादन के साधनों में कम गतिशीलता, यानी कि उत्पादन के साधन यदि कम गतिशील है, उनमें गतिशीलता नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि उस देश में प्रोडक्शन कम हो जाएगा और उसे अन्य देशों से के आयातों पर निर्भर रहना पड़ेगा, ठीक है। यदि किसी देश के उत्पादन के साधन गतिशील हैं तो ही वहां पर प्रोडक्शन बढ़ेगा, अन्यथा प्रोडक्शन कम हो जाएगा और उसे आयातों पर निर्भर होना पड़ेगा। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रोत्साहन मिलेगा। औद्योगिक और तकनीकी ज्ञान, यदि किसी देश में औद्योगिकी तकनीकी ज्ञान बहुत उन्नत है, बहुत अच्छा है, तो इसका मतलब वहाँ प्रोडक्शन बढ़ जाएगा और उसे इस जो एक्सेस प्रोडक्शन है, अपने यहाँ की डिमांड कंप्लीट होने के बाद, मांग की समस्त मांग की पूर्ति करने के बाद जो एक्सेस बच जाता है, आधिक्य बच जाता है, उसे वो निर्यात करेगा और वहाँ से पैसा प्राप्त करेगा, ठीक है। तो एक तकनीकी ज्ञान में क्या करता है, आयात निर्यात के लिए प्रोत्साहित करता है। इसी प्रकार से मान लीजिए किसी देश में तकनीकी ज्ञान नहीं है, बहुत पिछड़ी हुई तकनीक काम में रह रहे हैं, या मशीनें बहुत घटिया किस्म की है, प्रोडक्शन बहुत ही कम हो रहा है, उसकी कॉस्ट बहुत आ रही है, तो फिर उन्हें क्या करना पड़ेगा, अन्य देश के आयातों पर निर्भर होना ही पड़ेगा, क्योंकि अपने देश में लोगों को, नागरिकों को वस्तुएं कम लागत पर उपलब्ध कराने के लिए उसे अन्य देश के आयातों पर निर्भर होना पड़ेगा। तो ये औद्योगिक और तकनीकी ज्ञान भी क्या करता है, यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के पीछे मुख्य कारण हो जाता है। विशिष्टीकरण और श्रम विभाजन, यदि कोई देश विशिष्टीकरण और श्रम विभाजन को अपना लेता है तो उस सिचुएशन में उस देश में प्रोडक्शन बढ़ जाता है, बहुत अधिक मात्रा में, बृहद स्तर पर, लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन होना स्टार्ट हो जाता है। और जब लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन हो रहा है तो ऑब्वियसली उसकी लागतें भी कम हो जाएगी, कीमतें कम हो जाएगी, और उस आधिक्य को बेचने के लिए उसे निर्यात करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर विशिष्टीकरण और श्रम विभाजन भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का, निर्यातों का, आयातों का एक मुख्य कारण हो जाता है। उत्पादन आधिक्य या अभाव, अभी मैंने आपको बताया था, यदि किसी देश में लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन हो रहा है, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो चुका है, तो उसे निर्यात करना ही पड़ेगा अपने देश से। और इसके अलावा इसके विपरीत स्थिति देखिए, यदि किसी देश में प्रोडक्शन नहीं है, वस्तुओं का अभाव है, अपनी मांग की पूर्ति वो नहीं कर पा रहा है, तो उसे उन वस्तुओं को मंगाना पड़ेगा, उसे वस्तुओं का आयात करना पड़ेगा। तो ये भी एक कारण हो गया आयात निर्यात का, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का। अगला देखिए आर्थिक संकट में सहायता, यदि कोई देश किसी आर्थिक संकट में है तो वो सहायता प्राप्त कर सकता है, अन्य देशों से वस्तुएं मंगा सकता है, या अन्य देश कोई प्राकृतिक किसी भी प्रकार की संकट में है तो उसे वो क्या कर सकता है, वस्तुएं बेच सकता है। तो इस प्रकार से किसी भी देश में किसी प्रकार का आर्थिक संकट उत्पन्न हो जाता है तो उस सिचुएशन में उसे अन्य देश की सहायता लेनी ही पड़ती है, आयात निर्यातों के माध्यम से उसे अन्य देश की से क्रियाएं संपादित करनी पड़ती है। विदेशी विनिमय अर्जन, देखिए सबसे बड़ी बात आज के टाइम पे अर्थव्यवस्था को यदि सुदृढ़ बनाना है तो उसके पास विदेशी मुद्रा जितनी ज्यादा होगी उतनी ही उस देश की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होगी, इकोनॉमिक कंडीशन उसकी सॉलिड होगी। और यदि आर्थिक उन्नति है, देश में आर्थिक सुदृढ़ता है, इसका आर्थिक यानी कि
विदेशी मनी ज़्यादा है, उसके पास विदेशी मुद्रा के भंडार भरे हैं, तो वो देश हर स्तर पर अपने आप को सुदृढ़ पोजीशन में पाएगा, वो कहीं पर भी खड़ा होकर अपनी बात रख सकता है। तो इसलिए किसी भी देश को आवश्यक होता है कि वो विदेशी मुद्रा प्राप्त करे, और विदेशी मुद्रा प्राप्त करने के लिए उसे क्या करने पड़ेंगे, अपने यहाँ से ज़्यादा निर्यात करने पड़ेंगे। तो प्रत्येक देश विदेशी मुद्रा अर्जन करना प्रत्येक देश का एक महत्वपूर्ण क्या हो चुका है, ऑब्जेक्ट हो चुका है, उद्देश्य हो चुका है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए देश क्या करते हैं, वस्तुओं का निर्यात करते हैं। तुलनात्मक लागतों में अंतर, देखिए तुलनात्मक लागतें क्या होती है, किसी देश में परिस्थितियां इस प्रकार की है कि वहां पर कुछ वस्तुएं बहुत ही अधिक मात्रा में उत्पादित होती है और उनकी लागत बहुत कम होती है, और कुछ वस्तुओं का प्रोडक्शन करना वहां पर बहुत ही ज़्यादा महंगा होता है, ठीक है ना। जैसे भारत का अगर हम एग्जाम्पल लें तो भारत में कृषि उत्पादों का प्रोडक्शन बहुत अधिक मात्रा में होता है और उनकी कीमतें भी कम रहती है, लागतें अन्य देशों की तुलना में कम आती है। जबकि यदि भारत में हम ऑयल का प्रोडक्शन करें तो सीधा सा है, उसकी लागत बहुत ज़्यादा आती है और प्रोडक्शन भी पूरा नहीं हो पाता। तो इस सिचुएशन में क्या होता है, भारत के लिए आवश्यक हो गया कि जिन वस्तुओं की लागतें कम हैं उन्हें निर्यात कर दे, और जिन वस्तुओं की लागतें उसे ज़्यादा लग रही है उनका वो क्या करे, बाहर के देशों से आयात कर ले। इस प्रकार से तुलनात्मक लागतों को कम करके वो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार तुलनात्मक लागतों में अंतर होने के कारण भी क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का उदय होता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करना पड़ता है। अन्य विभाजन देखते हैं राजनीतिक एवं सामाजिक आधार। राजनीतिक आधारों में देखिए सबसे पहला राजनीतिक संबंध कायम करना। देखिए सबसे बड़ी आजकल की जो विचारधारा है देशों में वो है कि आपस में उनके राजनीतिक गठजोड़ अच्छे हों, राजनीतिक संबंध अच्छे हों। इनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या करते हैं, व्यापारिक क्रियाओं के माध्यम से अपने राजनीतिक संबंधों को सुधारने का प्रयत्न करते हैं। जैसे जैसे व्यापारिक क्रियाएं एक दूसरे पर डिपेंड हो जाएगी, अंतर संबंधित हो जाएगी, उनके संबंध सुदृढ़ होंगे, संबंध अच्छे बने रहेंगे। तो इस प्रकार से राजनीतिक संबंध कायम करने के लिए भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रोत्साहन मिला है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की उत्पत्ति हुई है। अगला पॉइंट देखिए, राजनीतिक प्रभुत्व की इच्छा। सबसे महत्वपूर्ण, राजनीतिक प्रभुत्व कब स्थापित होगा, जब एक देश बहुत ज्यादा मात्रा में निर्यात कर रहा है तो उसके पास विदेशी मुद्रा के भंडार भरेंगे, बहुत अधिक मात्रा में विदेशी मुद्रा होगी और अपनी राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित कर सकता है अन्य देशों पर। जैसे कि चाइना की पॉलिसी आपके सामने है। चाइना की क्या पॉलिसी है कि मैं राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करूं सभी देशों में, और उधर अमेरिका की पॉलिसी है कि मैं स्थापित करूं। दोनों के मध्य जो कंडीशन उत्पन्न हुई है युद्ध की, उसका मुख्य मेन कारण क्या है, रीजन क्या है कि वो दोनों ही राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करना चाहते हैं अन्य देशों पर। तो राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करने की इच्छा के कारण भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की उत्पत्ति होती है। अगला देखिए, बढ़ती सामाजिक आवश्यकताएं, यानी कि सामाजिक स्तर पर लोगों की आवश्यकताओं में लगातार क्या हुई है, वृद्धि हुई है, लालसाओं में वृद्धि हुई है, इच्छाओं में वृद्धि हुई है, जिसके कारण अब इन इच्छाओं की पूर्ति कैसे हो सकती है, यदि अपने देश में प्रोडक्शन नहीं है तो अन्य देश से हमें आयात करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से जो सामाजिक आवश्यकताएं बढ़ी हैं उनकी पूर्ति के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आवश्यक हो गया है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करना पड़ेगा। संस्कृति में भिन्नता, आपको पता है कि समाज में विभिन्न वर्गों की संस्कृति में भिन्नता है, विभिन्न राष्ट्रों की संस्कृति में भिन्नता है। एक राष्ट्र एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में यदि हम चले जाएं तो वहां पर संस्कृति क्या हो जाती है, बदल जाती है। तो इन सांस्कृतिक भिन्नताओं की पूर्ति के लिए, संस्कृतियों से मिलान करने के लिए, उनकी आवश्यकताएं हमें मिल जाए तो उन वस्तुओं की पूर्ति के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आवश्यक हो जाता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के माध्यम से हम एक दूसरी सभ्यता को समझ सकते हैं और वहां से वस्तुओं को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे कि पाश्चात्य सभ्यता आप सभी जानते हैं, तो पाश्चात्य सभ्यता की वस्तुएं प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इंग्लैंड पर निर्भर हुए तब वहां से हमें वस्तुएं प्राप्त हुई। तो इस प्रकार से संस्कृति में भिन्नता होने के कारण भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रादुर्भाव हुआ, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की आवश्यकता महसूस हुई। तो ये सारे कारण हैं जिनके कारण अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किया जाता है। इसको हम शॉर्टली में एकदम इन शॉर्ट देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को हम डिवाइड कर सकते हैं भौगोलिक आधार पर, आर्थिक आधार पर, राजनीतिक और सामाजिक आधार पर। जिनमें भौगोलिक आधार में हमने कवर किया है भौगोलिक स्थिति, प्राकृतिक संपदा, भूमि एवं जलवायु, भौगोलिक भिन्नताएं, प्राकृतिक आपदा, मानव संसाधनों में भिन्नता। आर्थिक आधारों में हमने कवर किए हैं उत्पादन के साधनों में कम गतिशीलता न होना, औद्योगिक और तकनीकी ज्ञान का विशिष्टीकरण एवं श्रम विभाजन, उत्पादन आदि के अभाव
राजनीतिक संबंध कायम करना हो सकता है, राजनीतिक प्रभुत्व की स्थापित करना हो सकता है। इसके पीछे कारण बढ़ती हुई जो सामाजिक आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हो गया, या विभिन्न देशों की जो संस्कृति में भिन्नता है उनके कारण जो आवश्यकताएं उत्पन्न हुई है उसके कारण अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किया जाता है। तो इस प्रकार से ये हमारा टॉपिक कवर होता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के मुख्य कारण क्या है। आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू वेरी मच।